आचार्य चाणक्य एक ऐसी शख्सियत रही है जिनके बारे में विष्णु पुराण, भागवत आदि पुराणों तथा कथा, सरिता सागर आदि संस्कृत ग्रंथों में नाम आता है। कुछ विद्वानों के अनुसार कौटिल्य का जन्म पंजाब के चणक क्षेत्र में हुआ था, अर्थात आज का चंडीगढ़, जबकि कुछ विद्वान मानते हैं कि उनका जन्म दक्षिण भारत में हुआ था। कई विद्वानों का यह भी मत है कि वह कांचीपुरम के रहने वाले थे और द्रविड़ ब्राह्मण थे, अर्थात दक्षिण भारतीय निषाद थे। वह जीविकोपार्जन की खोज में उत्तर भारत आए थे। कुछ विद्वानों के मतानुसार केरल भी उनका जन्म स्थान बताया जाता है। इस संबंध में उनके द्वारा चरनी नदी का उल्लेख इस बात का प्रमाण के रूप में दिया जाता है। कौटिल्य के जन्म स्थान के संबंध में अत्यधिक मतभेद रहने के कारण निश्चित रूप से यह कहना कि उनका जन्म स्थान कहाँ था कठिन है, परंतु कई संदर्भों के आधार पर तक्षशिला को उनका जन्म स्थान मानना ठीक होगा। यानी चाणक्य तक्षशिला, एक नगर जो आजादी से पूर्व रावलपिंडी के पास था, के निवासी थे। सिकंदर की अपने आक्रमण के अभियान के दौरान युवा कौटिल्य से भेंट हुई थी। चूंकि अलेक्जेंडर का आक्रमण अधिकतर तक्षशिला क्षेत्र में हुआ था, इसलिए यह उम्मीद की जाती है कि कौटिल्य का जन्म स्थान तक्षशिला क्षेत्र में ही रहा होगा। लेकिन उनके जीवन की घटनाओं का विशेष संबंध मौर्य चंद्रगुप्त की राज्य प्राप्ति से है। ये उस समय वहां के एक प्रसिद्ध विद्वान थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। कहते हैं कि चाणक्य राजसी ठाट बाट से दूर एक छोटी सी कुटिया में रहते थे और पठन पाठन का काम करते थे। पाटलिपुत्र के नंद वंश के राजा धनानंद के यहाँ आचार्य चाणक्य एक अनुरोध लेकर गए थे। आचार्य ने धनानंद से अखंड भारत की बात की और कहा कि वह पौरव राष्ट्र के यमन शासक सेल्यूकस को युद्ध करके बाहर भूमि यानी भारत भूमि से बाहर खदेड़ दे और फिर एक महान भारत, महाभारत का निर्माण करें। किंतु धनानंद ने चाणक्य की बात को नकार दिया। उसने मद में चूर होकर चाणक्य को यह भेद भी बताया कि पोरस राष्ट्र के राजा की हत्या खुद मैंने ही करवाई थी। यमन शासक सेल्यूकस से करवाई गई यह हत्या थी। जब यह बात आचार्य को खुद धनानंद ने अपने मुंह से बताई, तब वो क्रोध में आ गए। उनका मानना था कि एक बाहरी आक्रामकता के चलते अपनी ही धरती के लोगों को मरवाना कौन सी समझदारी है। धनानंद ने चाणक्य की सोच का उपहास उड़ाया और उसे मूर्ख और डरपोक कह दिया। घमंडी धनानंद की बातें आचार्य के दिल पर लग गई। ये सब सुनकर और क्रोधित होकर आचार्य ने तभी यह प्रतिज्ञा ली कि जब तक मैं तुम सभी नंदों का नाश न कर दूं, आपके वंश का नाश न कर दूं, आपके शासन का नाश न कर दूं, तब तक मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। और उन्होंने अपनी शिखा यानी चुटिया खोल दी। वो जंगलों में जाकर वीर योद्धा शक्टार से मिले। शक्टार और चाणक्य के बीच धनानंद के शासन को उखाड़ फेंकने पर विचार मंत्रणा हुई। तब चाणक्य ने कहा कि हमें मगध के भावी शासक की खोज करनी होगी। बड़े ही विचार और विमर्श करने के बाद शक्टार ने बताया कि एक युवक है जिसका नाम है चंद्रगुप्त, शायद वो हमारे काम आ सके। शक्टार ने कहा, मुझे उस बालक में अपार संभावनाएं नजर आई थी, क्योंकि एक दिन जब वह अपने मित्रों के साथ राजा प्रजा का खेल खेल रहा था, जिसमें वह राजा बना हुआ था, मैं उसका खेल देख रहा था। तभी वहां पता नहीं कहां से एक चीता धमका और वह मेरी ओर लपका। अन्य बालक इधर उधर भाग गए, लेकिन उस बालक चंद्रगुप्त ने अपनी तलवार निकाली और चीते के मुझ तक पहुंचने से पहले ही वो चीते से भिड़ गया और उसने चीते को धराशायी कर दिया। वह अन्य बालकों की अपेक्षा सुदृढ़ शरीर और विचारों वाला है। उसमें नेतृत्व क्षमता गजब की है। बाद में खोजबीन करने पर पता चला कि वह राजा धनानंद की परम सुंदरी दासी मुरा का पुत्र है। किसी संदेह के कारण धनानंद ने मुरा को जंगलों में रहने के लिए विवश कर दिया था। आज वही मुरा जंगल में जैसे तैसे अपना गुजारा कर रही है। शक्टार से चंद्रगुप्त के बारे में जानने के बाद
चाणक्य और भी ज्यादा उत्सुक हो गए और उनके मन में चंद्रगुप्त से मिलने की जिज्ञासा बढ़ गई। अगले दिन शक्टार और चाणक्य ज्योतिष का वेश धरकर उस जंगल में पहुंच गए जहां मुरा रहती थी और जिस जंगल में अत्यंत ही भोले भाले लेकिन लड़ाका प्रवृत्ति के आदिवासी और वनवासी जाति के लोग रहते थे। मुरा ने 2 अज्ञात अतिथियों को आया देख उनके लिए झोपड़ी के द्वार के पास ही चटाई बिछा दी। किशोर चंद्रगुप्त ने उठकर दोनों आगंतुकों के चरण छुए। चाणक्य ने उक्त किशोर को गौर से देखा और फिर ध्यान से मुरा को देखा। कुछ देर पश्चात शक्टार ने अपने आने का कारण मुरा को बताया। मुरा ने कहा, अरे मेरा तो यही एक पुत्र है, मेरे दुखियारी के जीने का सहारा, इसे आपको मैं कैसे दे दूं? तब चाणक्य ने कहा, देवी तुम धन्य हो जो तुम्हें ऐसा संस्कारवान पुत्र उत्पन्न हुआ। तुमने इस संकट और विपत्ति के समय में भी इसे वीरता और धीरता की शिक्षा दी। आज मगध राजा धनानंद के अत्याचारों से त्रस्त है। ऐसे में मगध को एक नए राजा की आवश्यकता है और तुम्हारे पुत्र के ललाट पर हम देख रहे हैं वही राजयोग। चाणक्य ने फिर कहा, मातृभूमि की रक्षा के लिए हमें ऐसे ही वीर धीर और बुद्धिमान युवक की तलाश है जो उच्च वर्ग का नहीं वर्ण साधारण वर्ग का हो, जिसमें नेतृत्व करने की क्षमता हो। मुरा ने लंबी सांस भरकर कहा, लेकिन ब्राह्मण श्रेष्ठ आपकी बातें तो ठीक है, फिर भी मैं कैसे अपने एकमात्र पुत्र को राजनीति के खेल में बलिदान करने के लिए दे दूं? क्या आप धनानंद और आमत्य राक्षस को जानते हैं? चाणक्य ने बीच में ही रुकते हुए कहा, कौटिल्य किसी का बलिदान नहीं चाहता। कौटिल्य के होते धनानंद और उसकी सेना चंद्रगुप्त का बाल भी बांका नहीं कर सकती। इसका मैं आपको वचन देता हूं कि आपका पुत्र ही मगध के सिंहासन पर विराजमान होगा। चाणक्य ने अपनी नीति के अनुसार चंद्रगुप्त को पहले शास्त्र सिखाए, फिर अस्त्र शस्त्र और फिर राजनीति और गोपनीयता का पाठ पढ़ाया। इसके बाद धैर्य और तुरंत निर्णय लेने की क्षमता के लिए ध्यान कराया। जब चंद्रगुप्त अच्छे से तैयार हो गया तब उन्होंने एक दिन उसे बुलाकर कहा, तुम्हारी परीक्षा का समय आ गया है, अब तुम्हें परीक्षा देनी है। चाणक्य ने कहा, जाओ फिर से उसी जंगल में जहां से तुम आए हो, आदिवासियों और जनजाति के लोगों को इकट्ठा करो और उनमें से योद्धाओं को चुनो, वीरों को चुनो और एक राष्ट्रीय सेना का गठन करो। चाणक्य को प्रणाम करते हुए चंद्रगुप्त ने अपने तीर कमान उठाए, तलवार को कमर में खोसा और घोड़े पर सवार होकर फिर से उसी जंगल की ओर चल दिए। अब वो किशोर नहीं युवा चंद्रगुप्त थे। चंद्रगुप्त के जाने के बाद चाणक्य ने एक सन्यासी का वेश धरा और अपना नाम रखा वात्स्यायन और उन्होंने अपने कुछ शिष्यों के साथ मिलकर शहर और ग्रामीण इलाकों में यह घोषणा करा दी कि धर्म और नीति के महापंडित आचार्य वात्स्यायन जन जागरण और धर्म की रक्षा का संदेश लेकर देश भर की यात्रा पर निकले हैं और वे हमारे राज्य मगध में भी प्रवेश कर रहे हैं। इस तरह मगध की राजधानी तक्षशिला में चाणक्य ने भेष बदलकर लोगों में धर्म की आड़ में जन जागृति फैलाई और अप्रत्यक्ष रूप से धनानंद के प्रति फैले गुस्से को अपने हित में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इस तरह धीरे धीरे उन्होंने लोगों का एक राष्ट्रीय संगठन बना लिया। चंद्रगुप्त आदिवासियों और वनवासियों के बीच सेना का गठन करने में लग गए थे। धीरे धीरे चंद्रगुप्त के प्रभावशाली व्यक्तित्व और नेतृत्व क्षमता के बल पर लोग उनमें भावी राजा के लक्षण देखने लगे। देखते ही देखते समूचा आदिवासी और जंगल का इलाका युद्ध कला में पारंगत योद्धाओं की शरणस्थली के रूप में बदल गया और तक्षशिला के आसपास जंगलों में गुप्त रूप से एक समानांतर सेना हलचल में आ गई थी। इधर इस हलचल का पता लगते ही धनानंद ने अपने मंत्रिमंडल की आपात बैठक बुलाई। धनानंद, कात्यायन, राक्षस सहित सभी इलाकों के प्रधान इसमें शामिल हुए और गहन मंत्रणा के बाद घोषणा की गई कि किसी भी तरह इस राज्य की सुरक्षा हम लोगों की जिम्मेदारी है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि यह सन्यासी चाहता क्या है। यदि यह राजद्रोह भड़काकर शासन हड़पना चाहता है तो यह हमारे लिए चुनौती है। और इस तरह राज्य में षड्यंत्र और हत्याओं का दौर शुरू हो गया। चाणक्य ने भी उसी तरीके से जवाब देने के तरीके अपनाए। इसके बाद आचार्य और चंद्रगुप्त दोनों ने मिलकर
आदिवासियों, गरीबों और मलेच्छ राजा प्रवर्तक की सेना लेकर पाटलिपुत्र पर चढ़ाई कर दी और नंदों को युद्ध में परास्त कर मार डाला। आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक सफल शासक बनाने के सभी गुण सिखाए और बताए। चंद्रगुप्त का शासन बेहद ही सफल भी रहा। वो कुछ समय बिना वेतन के चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री भी रहे। वो कौटिल्य या विष्णुगुप्त नाम से भी विख्यात हैं। आचार्य श्री चाणक्य शिष्य होने के कारण वह चाणक्य कहे गए। विष्णुगुप्त मौर्य कूटनीति, अर्थनीति, राजनीति के महाविद्वान और अपने महाज्ञान का कुटिल सदुपयोग जन कल्याण तथा अखंड भारत के निर्माण जैसे सृजनात्मक कार्यों में करने के कारण वो कौटिल्य कहलाए। वास्तव में आचार्य विष्णुगुप्त मौर्य अपने कर्मों से सच्चे ब्राह्मण और उत्पत्ति से क्षत्रिय और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के अग्रज यानी बड़े भाई तथा अपने माता पिता के प्रथम संतान थे। जन्म के उपरांत इनकी माताजी का प्रसव पीड़ा से असामयिक निधन हो गया था। राज ज्योतिष ने भविष्यवाणी की थी कि बालक में राजयोग बिल्कुल नहीं है, लेकिन बालक में चमत्कारिक ज्ञान योग व विद्वता है। इसकी विलक्षण विद्वता जो सूर्य के प्रकाश के समान संपूर्ण जम्बूद्वीप यानी भारतवर्ष को आलोकित करेगी। वे तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। उन्होंने मुख्यतः भील और किरात राजकुमारों को परीक्षण दिया। उन्होंने नंदवंश का नाश करके चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया। उनके द्वारा रचित अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ राजनीति, अर्थनीति, कृषि, समाज नीति आदि का महान ग्रंथ माना जाता है। अर्थशास्त्र मौर्यकालीन भारतीय समाज का दर्पण माना जाता है। चाणक्य का अर्थशास्त्र संस्कृत में राजनीति विषय पर एक विलक्षण ग्रंथ है। इसके नीति के श्लोक तो घर घर पर प्रचलित हैं। पीछे से लोगों ने इनके नीति ग्रंथों से घटा बढ़ाकर बुद्ध चाणक्य, लघु चाणक्य, बौद्ध चाणक्य आदि कई नीति ग्रंथ संकलित कर लिए। चाणक्य सब विषयों के पंडित थे। विष्णुगुप्त सिद्धांत नामक इनका एक ज्योतिष का ग्रंथ भी मिलता है। कहते हैं आयुर्वेद पर भी इनका लिखा वैद्य जीवन नामक एक ग्रंथ है। आचार्य चाणक्य के कई महत्वपूर्ण सिद्धांत आज पूरी दुनिया अपनाती है, जैसे स्वामी यानी राजा, शीर्ष यानी मुकुट यानी हमारे सर के तुल्य होता है। राजा को चरित्रवान, कुलीन, बुद्धिमान, साहसी, धैर्यवान, संयमी, दूरदर्शी तथा युद्ध कला में निपुण होना चाहिए। आगे चाणक्य कहते हैं आमत्य यानी उसका मंत्रा यानी मंत्रीगण, जिन्हें चाणक्य राज्य की आंखें मानते हैं। इस शब्द का प्रयोग कौटिल्य ने मंत्रीगण, सचिव, प्रशासनिक व न्यायिक पदाधिकारियों के लिए भी किया है। वो अपने ही देश के जन्मजात नागरिक, संस्कारी कुल से संबंधित, चरित्रवान, योग्य, विभिन्न कलाओं में निपुण तथा स्वामी भक्त होने चाहिए। आगे चाणक्य कहते हैं जनपद यानी भूमि तथा प्रजा या कहें जनसंख्या। वो कहते थे कि कोई भी जनपद राज्य की जंघाएं अथवा पैर हैं जिन पर राज्य का अस्तित्व टिका है। कौटिल्य ने उपजाऊ प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण पशुधन, नदियों, तालाबों तथा वन्य प्रदेश प्रधान भूमि को उपयुक्त बताया है। जनसंख्या में कृषकों, उद्यमियों तथा आर्थिक उत्पादन में योगदान देने वाली प्रजा सम्मिलित है। प्रजा को स्वामी भक्त, परिश्रमी तथा राजा की आज्ञा का पालन करने वाला होना चाहिए। चाणक्य ने अपने इसी शास्त्र में कहा दुर्ग यानी किला, इनको राज्य की बाहें कहा गया, जिनका कार्य राज्य की रक्षा करना है। उन्होंने कहा कि राजा को ऐसे किलों का और नए नए अस्त्रों का निर्माण करना चाहिए जो आक्रामक युद्ध हेतु तथा रक्षात्मक दृष्टिकोण से लाभकारी हो। दुर्ग की श्रेणी में कौटिल्य ने 4 प्रकार के दुर्गों, औदिक यानी जल में बना दुर्ग, पर्वत यानी पहाड़ी पर बना दुर्ग, वन दुर्ग यानी जंगल में बना दुर्ग तथा धनवन यानी मरुस्थलीय स्थान पर बना दुर्ग कहा गया है। कोष यानी राज्य का खजाना। चंद्रगुप्त कहते हैं कि राजकोष राज्य के मुख के समान है। कोष को राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व माना गया है, क्योंकि राज्य के संचालन तथा युद्ध के समय धन की आवश्यकता होती है।
कोष इतना प्रचुर होना चाहिए कि किसी भी विपत्ति का सामना करने में सहायक हो। आगे चाणक्य कहते हैं दंड यानी बल और डंडा प्रयोग यानी पुलिस और नए शस्त्र धरने वाली सेनाएं या फिर युद्ध करने वाली सेनाएं, ये सब राज्य का मस्तिष्क कही गई है। कौटिल्य ने सेना के 6 प्रकार बताए हैं, जैसे वंशानुगत सेना, वेतन पर नियुक्त या किराए के सैनिक, सैन्य निगमों के सैनिक, मित्र राज्य के सैनिक, शत्रु राज्य के सैनिक तथा आदिवासी सैनिक। सैनिकों को धैर्यवान, दक्ष, युद्ध कुशल, बलवान तथा राष्ट्रभक्त होना चाहिए। चाणक्य आगे कहते हैं सहृदय यानी मित्र। आगे चाणक्य कहते हैं सुहृदय यानी मित्र, आज जिसे हम खुफिया विभाग भी कहते हैं। चाणक्य ने उन्हें उस समय राज्य के कान बताया है। राजा के मित्र शांति व युद्ध काल दोनों में ही उसकी सहायता करते हैं। इस संबंध में कौटिल्य सहज यानी आदर्श तथा कृत्रिम मित्र में भेद करता है। सहज मित्र कृत्रिम मित्र से अधिक श्रेष्ठ होता है। जिस राजा के मित्र लोभी, कामी तथा कायर होते हैं उसका विनाश तय हो जाता है। कौटिल्य यानी चाणक्य के विचार आज पूरी दुनिया और हर देश पर पूरी तरह से फिट बैठते हैं। कौटिल्य के अनुसार राज्य का उद्देश्य केवल शांति व्यवस्था तथा सुरक्षा स्थापित करना नहीं, वरन व्यक्ति के सर्वोच्च विकास में योगदान देना भी है। चाणक्य कहते हैं राजा का कर्तव्य सर्वसाधारण के लिए सामाजिक न्याय की स्थापना करना होता है। सामाजिक व्यवस्था का समुचित संचालन तभी संभव है जबकि पिता पुत्र, पत्नी पति, गुरु शिष्य आदि अपने दायित्वों का ठीक ठीक निर्वहन करें। विवाह विच्छेद की स्थिति में वह स्त्री पुरुष के समान अधिकारों पर ही बल देते थे। स्त्री वध तथा आम जन साधारण और ब्राह्मण हत्या को वह गंभीर अपराध मानते थे। चाणक्य कहते हैं कि राजा को जन कल्याण के कार्य भी करने चाहिए। कौटिल्य के राज्य का कार्य क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। वह राज्य को मानव के बहुमुखी विकास का दायित्व सौंपकर उसे आधुनिक युग का कल्याणकारी राज्य बना देता है। उसने राज्य को अनेक ऐसे कार्य सौंपे हैं जैसे बांध, तालाब व सिंचाई के अन्य साधनों का निर्माण, खानों का विकास, बंजर भूमि की जुताई, पशुपालन, वन्य विकास आदि। इनके अलावा सार्वजनिक मनोरंजन राज्य के नियंत्रण में था। अनाथों, निर्धनों, अपंगों की सहायता, स्त्री समान की रक्षा, पुनर्विवाह की व्यवस्था आदि भी राज्य के दायित्व थे। कौटिल्य ने विदेशी संबंधी जो हमारे रिश्ते होते हैं उनके संचालन के लिए भी 6 प्रकार की नीतियों का विवरण दिया है, जो आज भी बेहद सार्थक है और जिसे पूरी दुनिया मानती है। संघी शांति बनाए रखने हेतु समतुल्य यानी अपने बराबर की शक्ति वाला देश या अधिक शक्ति वाला देश या राजा के साथ संधि कर लेनी चाहिए और संधि की जा सकती है। आत्मरक्षा की दृष्टि से शत्रु से भी संधि की जा सकती है, किंतु इसका लक्ष्य शत्रु को बाद में यानी कुछ समय बाद, कालांतर में यानी फ्यूचर में निर्बल और भिखारी जैसा बनाना है। विग्रह या डिटैचमेंट या शत्रु के विरुद्ध युद्ध का निर्माण हमेशा दिमाग में रखना जरूरी होता है। यान या कहें युद्ध घोषित किए बिना आक्रमण की तैयारी, आसन या तटस्थता की नीति, लेकिन मौका आते ही खुद को श्रेष्ठ बनाना इसका लक्ष्य होना चाहिए। संश्रय अर्थात आत्मरक्षा की दृष्टि से राजा द्वारा अन्य राजा की शरण में जाना यानी किसी शक्तिशाली राजा से मित्रता बढ़ाना बेहद जरूरी होता है। यह अपने राज्य को बढ़ाने, बचाने और अधिक बलशाली बनाने में सहायक होता है। द्वैध भाव अर्थात राजा एक से शांति की संधि करके अन्य के साथ युद्ध करने की नीति और फिर उन पर विजय पाना होता है। कौटिल्य के अनुसार राजा द्वारा इन नीतियों का प्रयोग राज्य के कल्याण की दृष्टि से ही किया जाना चाहिए। कोई भी छल कपट इसमें प्रयोग में नहीं आना चाहिए। कूटनीति आचरण के 4 सिद्धांत। चाणक्य ने कूटनीति आचरण के 4 सिद्धांत भी बताए।
कौटिल्य ने राज्य की विदेश नीति के संदर्भ में कूटनीति के 4 सिद्धांतों साम दाम दंड भेद का खास जिक्र है। साम यानी समझाना बुझाना, दाम यानी धन देकर संतुष्ट करना, दंड यानी बल प्रयोग युद्ध करना, तथा भेद यानी फूट डालना और उस राज्य को तोड़ देना। कौटिल्य के अनुसार प्रथम 2 सिद्धांतों का प्रयोग निर्बल राजाओं द्वारा तथा अंतिम 2 सिद्धांतों का प्रयोग सबल राजाओं द्वारा किया जाना चाहिए, किंतु उसका यह भी मत है कि साम दाम से, दाम भेद से और भेद दंड से श्रेयकर है। दंड युद्ध का प्रयोग अंतिम उपाय के रूप में किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे स्वयं की भी क्षति होती है, यानी अपने सैनिकों का भी नुकसान होता है, धन का भी नुकसान होता है। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार मौर्य और उनके पुत्र सम्राट अशोक थे। आचार्य चाणक्य ने तीनों का ही मार्गदर्शन किया। चाणक्य का उल्लेख मुद्रा राक्षस, बृहत कथा कोश, वायु पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, बौद्ध ग्रंथ, महावंश, जैन पुराण आदि में भी मिलता है। बृहत कथा कोश के अनुसार चाणक्य की पत्नी का नाम यशोमती था। मुद्रा राक्षस के अनुसार चाणक्य का असली नाम विष्णुगुप्त था। चाणक्य के पिता चणक ने उनका नाम कौटिल्य रखा था। चाणक्य के पिता चणक की मगध के राजा द्वारा राजद्रोह के अपराध में हत्या कर दी गई थी। चाणक्य ने तक्षशिला के विद्यालय में अपनी पढ़ाई पूरी की। कौटिल्य नाम से अर्थशास्त्र एवं नीति शास्त्र लिखा। कहते हैं कि वात्सन्य नाम से उन्होंने ही कामसूत्र को भी लिखा था। चाणक्य के कहने पर सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की बेटी हेलेना से चंद्रगुप्त ने विवाह किया था। ऐसी महान विभूति के जीवन और विचारों से पूरा भारतवर्ष आज अपने अकेले जीवन और समस्त देश के लिए जबरदस्त लाभ उठा सकता है। कहते हैं कि जो इस मृत्युलोक में आया है वो एक दिन जाएगा भी। एक दिन ये महान आचार्य चाणक्य भी लौट ही गए, लेकिन आचार्य चाणक्य की गुमनामी और मौत का रहस्य एक पहेली की तरह है। दुनिया के इतिहासकारों में उनकी मौत को लेकर मतभेद है। चाणक्य की मृत्यु ईसा पूर्व 283 में हुई थी। कहते हैं कि वो अपने सभी कार्यों और धर्म वचन को पूरा करने के बाद एक दिन एक रथ पर सवार होकर मगध से दूर जंगलों में चले गए थे और उसके बाद वो कभी नहीं लौटे। शायद एक सच्चे सन्यासी सब कुछ यूं ही छोड़कर चले जाते हैं और एक दिन अपनी प्रजा का भला करते करते अपने को गुमनामी में डुबो देते हैं। उनका इस तरह जाना ही उनकी महानता, वीरता और त्याग की सच्ची निशानी है। तो मित्रों, अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, मास्क पहनिए, दूरी बनाकर रखिए। जय हिंद, जय महाभारत, जय महादेश महाभारत, वंदे